ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट और अपने इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे नक्सलवाद की, जो लगातार नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। और इसी लिस्ट में एक बड़ा नाम जुड़ गया, देवजी। उसने सरेंडर कर दिया, हथियार डाल दिए और यह माना जा रहा है कि इससे नक्सलियों की कमर पूरी तरह से टूट चुकी है, उनकी रीढ़ पूरी तरह से टूट चुकी है और नक्सलवाद वेंटिलेटर पर है, अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। लेकिन सवाल आपके जहन में जरूर आ रहा होगा कि जिस देवजी को इतने सालों तक हम ढूंढ नहीं पाए, जिस देवजी के दिमाग से शैतानी साजिशें हमारे सुरक्षा बलों के खिलाफ निकलती थी, खून खराबा होता था, वो देवजी आखिर कैसे सरेंडर करने को तैयार हो गया। तो यही इनसाइड स्टोरी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। नक्सली कमांडर देवजी ने तेलंगाना में सरेंडर कर दिया। अपने 3 साथियों के साथ देवजी ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिए। इसे अभी तक का सबसे बड़ा सरेंडर माना जा रहा है, क्योंकि बसवा राजू के बाद देवजी के हाथों में ही कमान थी नक्सली संगठन की। देवजी के सरेंडर को नक्सलियों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, लेकिन कई सवाल हैं जो अभी भी लोगों के जहन में हैं। आखिर वो कौन सी वजह है जिसके कारण देवजी ने हथियार डाले? आखिर क्यों नक्सली कमांडर ने तेलंगाना को ही हथियार डालने की जगह के लिए चुना? आखिर वो कौन है जिसने देवजी की सरेंडर करने में मदद की? आखिर क्या है नक्सली कमांडर देवजी के सरेंडर की इनसाइड स्टोरी? देखिए। करोड़ों का इनाम और लाल आतंक का लंबा इतिहास। नाम थिप्परी तिरुपति उर्फ देवजी। छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में आतंक का पर्याय बन चुके नक्सली संगठन के शीर्ष कमांडर और प्रमुख रणनीतिकार थिप्परी तिरुपति उर्फ देवजी ने तेलंगाना पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तेलंगाना के जगतियाल जिले के रहने वाले देवजी का सरेंडर नक्सली संगठनों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। 31 मार्च तक नक्सलवाद के खात्मे के ऐलान के बाद पिछले 6 महीने में कई बड़े नक्सल कमांडर या तो मारे गए हैं या आत्मसमर्पण कर चुके हैं, लेकिन लाल आतंक के ताबूत में आखिरी कील ठोकना बाकी था। देवजी और उसके 4 साथियों के सरेंडर के साथ ही वो काम भी लगभग पूरा हो गया। Now there is nobody leading the Maoist party. It is almost in tatters. The expectation was that Devji would become the general secretary, but after talking to these people who have come out now, it shows that the CC meeting, Central Committee meeting could not be held because of the huge repression. So they are saying that since no Central Committee meeting was held, so nobody was chosen as the general secretary. So as on today, the party is headless, rudderless, leaderless. देवजी भारत में बंदूक के दम पर लाल क्रांति लाना चाहता था। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में खूनी खेल खेलने वाले देवजी पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। देवजी लंबे समय तक नक्सली संगठन की सेंट्रल कमेटी और मिलिट्री विंग से जुड़ा रहा। सुप्रीम लीडर बसव राजू के एनकाउंटर के बाद संगठन की कमान देवजी के हाथों में आ गई थी। 1983 में अंडरग्राउंड जीवन की शुरुआत की। तत्कालीन पीपुल्स वॉर ग्रुप का वह सदस्य बना और पीपुल्स वॉर ग्रुप के हिंसक वारदातों में लगातार वो सक्रिय रहा। 2004 में पीपुल्स वॉर ग्रुप और माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर का विलय हुआ, सीपीआई माओइस्ट का गठन हुआ और तब देवजी का जो यात्रा थी वो मामूली एक कैडर से बढ़कर नेता के रूप में हुई। देवजी ने अपने इस ऑलमोस्ट 3 दशक के जो अंडरग्राउंड करियर है उसमें अलग अलग पदों पर भूमिका निभाई, अलग अलग पदों पर वो काबिज रहे और लगातार हिंसक वारदातों में और स्ट्रैटेजी और संगठन के विस्तार में उनकी भूमिका नजर आती रही। उनके बारे में कहा जाए, उनके वारदातों के बारे में कहा जाए तो ताड़ में इतला, जहां पर 76 सीआरपीएफ के जवानों की मौत हुई थी, उसके पीछे भी देवजी के साजिश के रूप में, साजिशकर्ता के रूप में सामने आए। एनआईए ने उनके ऊपर 1 करोड़ का इनाम रखा हुआ है। देवजी लगातार पॉलिट ब्यूरो, सेंट्रल कमेटी के में सक्रिय सदस्य रहे। 2025 में जब नम्बाला केशव राव तत्कालीन सीपीआई माओइस्ट के जनरल सेक्रेटरी के इनकाउंटर में मौत होती है तो देवजी को नया जनरल सेक्रेटरी बनाया जाता है। देवजी के साथ पोलित ब्यूरो सदस्य मल्ला राजी रेड्डी का सरेंडर संगठन के शीर्ष ढांचे को कमजोर करने वाला कदम माना जा रहा है। सवाल उठता है कि आखिर अचानक ही उसके तेलंगाना में सरेंडर करने की वजह क्या हो सकती है। देवजी पिछले 40 सालों से मोस्ट वांटेड की भूमिका में रहे।
अलग अलग राज्यों में, चाहे वो महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो या आंध्र प्रदेश हो, देव जी को लगातार खोजा जाता रहा है। करीमनगर का रहने वाला देव जी सबसे ज़्यादा वांटेड रहा और लगातार अपनी सक्रिय भूमिगत जीवन की वजह से वो पार्टी के अंदर अन्य कई वारदातों में शामिल रहा और आखिरकार उसने यह फैसला लिया कि वो सरेंडर करेगा। नक्सली कमांडर देवजी खुफिया एजेंसियों के साथ संपर्क, भरोसे का चैनल और बातचीत की प्रक्रिया तेलंगाना के जरिए आगे बढ़ी हो सकती है। तेलंगाना पुलिस लगातार उसके संपर्क में थी। करीब 2 से 3 महीनों से ज़्यादा तेलंगाना पुलिस के एसआईबी के अधिकारी उसके संपर्क में थे और लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि देवजी सहित अन्य जो भूमिगत नेता हैं, बड़े कमांडर हैं, उनको आम जनजीवन में शामिल कराया जाए, उनको कैसे सरेंडर कराया जाए। और इसी कड़ी में लगातार अधिकारी देवजी से संपर्क बनाकर रखे। अक्सर सरेंडर उसी राज्य में होता है जहां गुप्त वार्ता पहले से चल रही हो। देवजी पर अलग अलग राज्यों में केस दर्ज है, लेकिन कानूनी रणनीति के लिहाज से किसी एक राज्य में नियंत्रित और सुरक्षित आत्मसमर्पण ज्यादा व्यवहारिक माना जाता है। तेलंगाना एसआईबी ने अगर सुरक्षा, ट्रांजिट और कानूनी प्रक्रिया को लेकर ठोस आश्वासन दिया हो तो वहां सरेंडर करना उनके लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित विकल्प रहा होगा। जो सरेंडर्ड पहले से सरेंडर्ड कमांडर्स हैं उनसे बात की गई, उनको कहा गया कि वो देवजी सहित अन्य कमांडर्स को समझाएं कि वो हथियार छोड़कर सामान्य जीवन में लौटें। स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा फैक्टर था इस पूरे कन्वर्सेशन में, इस पूरी बातचीत में, क्योंकि देवजी सहित अन्य जो कमांडर्स हैं उनका स्वास्थ्य भी सही नहीं चल रहा है। उनको अच्छे चिकित्सा व्यवस्था का आश्वासन दिया गया और उनको ये भी बताया गया कि तेलंगाना सरकार की जो पॉलिसी है उसके तहत पुनर्वास के अलावा स्वास्थ्य सुविधा और अन्य सारे जो जीवनचर्या के ज़रूरतें हैं, साथ ही साथ कामकाज और जीविकोपार्जन की जो व्यवस्था है वो भी मुहैया कराई जाती है। और इस तरीके से देवजी सहित 3 अन्य उनके सहयोगियों ने आखिरकार हैदराबाद के में आकर तेलंगाना के डीजीपी बी शिवधर रेड्डी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य घोषित किया गया है। लगातार ऑपरेशन और खुफिया दबाव के बीच संगठन का शीर्ष नेतृत्व सुरक्षित विकल्प तलाश रहा था। छत्तीसगढ़ का दंडकारण्य देवजी का दूसरा कार्य क्षेत्र बना और यहाँ पर देवजी लगातार न सिर्फ उन्होंने आर्म्स विंग जो है सीपीआई माओइस्ट की, जिसको पीपुल्स लिबरेशन आर्मी कहा जाता है, उसके पहले दल का गठन किया, बल्कि उसके अलावा कई सारे हिंसक वारदातों जिसमें ताड़मेटला की भी हिंसक वारदात शामिल थी, उसमें भी इसकी भूमिका, देवजी की भूमिका सामने आई। एनआईए ने इसके ऊपर एफआईआर कर रखा है, इसकी तलाश जारी थी, रिवॉर्ड घोषित कर रखा है। एनआईए के अलावा तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में भी देवजी के ऊपर बड़ी अच्छी खासी रकम का इनाम है और कहा जाता है कि ये इनाम की कुल राशि जो है करीब 2 करोड़ रुपए के बराबर है। देवजी के सरेंडर में सबसे बड़ी भूमिका आईजी बी सुमित की रही। एसआईबी की स्पेशल टीम लंबे समय से चुपचाप बातचीत कर रही थी। आईजी बी सुमित की लीडरशिप में टीम ने माओवादी नेताओं के साथ बैक चैनल कम्युनिकेशन बनाया। शुरू में नेताओं को अपनी सुरक्षा और कानूनी प्रक्रिया को लेकर डर था, लेकिन पुलिस ने धैर्य से उनके संदेह को दूर कर दिया। माओवादियों के सबसे बड़े नेता के समर्पण के पीछे एक महिला अधिकारी की भी अहम भूमिका है। अधिकारी का नाम है बी सुमति। 2006 बैच की तेलंगाना कैडर की अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं। उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक राज्य था उस समय इंटेलिजेंस में शामिल होने वाली पहली एसपी भी रही हैं। बी सुमति लगातार अपनी भूमिका, अपने प्रेजेंस और उनके नीचे जितने अधिकारी हैं उनके साथ संपर्क बनाए हुए थे। पिछले कई महीनों से न सिर्फ देवजी बल्कि अन्य नेताओं जो कमांडर्स हैं उनके भी समर्पण के लिए कोशिश और कवायद जारी थी और इसी के बाद लगातार उनसे संपर्क साधा जा रहा था। अंडरग्राउंड चैनल्स थे, बिहाइंड द चैनल्स बड़े आइडियोलॉग रहे हैं या माओइस्ट संगठन में जो एनजीओज और उनसे जुड़े लोग हैं या सिविल सोसाइटी के लोग हैं जिनका प्रभाव इन नेताओं पर है, उनकी भी
इस पूरे समर्पण में सहायता ली गई और आखिरकार देव जी ने यह फैसला किया कि वो जंगल की जीवन शैली, वो जो भूमिगत जीवन शैली है उसको छोड़कर वो आम जनजीवन में शामिल होगा। देवजी जैसे नक्सली कमांडर ने या तो सुरक्षा बलों के सामने हथियार डालकर समर्पण कर दिया या फिर वो एनकाउंटर में मारे गए। लेकिन देवजी के सरेंडर के बाद अब सुरक्षा बलों की नजर गणपति पर है, जो जंगल में नहीं बल्कि शहरी इलाकों में भेष बदल कर छुपा हुआ है। देव जी के सरेंडर के बाद तेलंगाना पुलिस की निगाह अब गणपति के ऊपर है। गणपति भी करीमनगर का रहने वाला है, तेलंगाना के करीमनगर का रहने वाला है। करीब 76 साल उसकी उम्र हो चुकी है। सबसे लंबे समय तक सीपीआई माओइस्ट का जनरल सेक्रेटरी कहें तो सुप्रीम कमांडर, सबसे बड़ा सर्वोच्च नेता गणपति रहा है। और उसी के दौर में, गणपति के दौर में ही कहा जाता है कि 2004 में तत्कालीन पीपुल्स वॉर ग्रुप और माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर यानी एमसीसी के बीच में विलय हुआ और सीपीआई माओइस्ट का गठन हुआ। और सीपीआई माओइस्ट के 2004 में गठन के बाद से ही लगातार गणपति 2018 तक इस पूरे संगठन का सर्वोच्च अधिकारी बना रहा। इसी दौर में 2004 से 2018 के दौर में संगठन का विस्तार न सिर्फ तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ में हुआ, बल्कि झारखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र में भी लगातार माओवादी गतिविधियां बढ़ी, हिंसक वारदातें हुई। और इसलिए तेलंगाना पुलिस का मानना है कि अब जब गणपति के ऊपर हम पूरी तरीके से तवज्जो देंगे, उसकी खोजबीन और पड़ताल करेंगे और उसको या तो सरेंडर या उसकी गिरफ्तारी होगी, तो बहुत बड़ी जानकारी और बहुत बड़ा खुलासा न सिर्फ माओवाद के बारे में, माओवादी संगठन के बारे में, बल्कि कौन कौन से इसके मददगार रहे उसके बारे में भी मिल सकती है। और इसीलिए तेलंगाना पुलिस के इंटेलिजेंस विंग लगातार जो सरेंडर माओवादी हैं, चाहे देवजी हो या फिर संग्राम हो, उनसे उनके पुराने नेता, पुराने कमांडर गणपति के बारे में पूछताछ कर रही है। और कहा यह जा रहा है कि गणपति जंगल में नहीं बल्कि किसी शहरी इलाके में छुपा हुआ है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का लक्ष्य दोहरा चुके हैं। सुरक्षा बल भी कह चुके हैं कि या तो नक्सली लीडर सरेंडर करें या फिर 31 मार्च 2026 की तय डेडलाइन से पहले ऑपरेशन के दौरान उन्हें खत्म कर दिया जाएगा, जिसके बाद से नक्सलियों में खौफ साफ नजर आ रहा है। एनडीटीवी के लिए तेलंगाना से संवाददाता आशीष की रिपोर्ट। तो नक्सली संगठन में एंट्री से लेकर और पुलिस के सामने समर्पण तक देवजी की पूरी कहानी आपने इस इनसाइड स्टोरी में देखी। कैसे साल दर साल उसका दायरा बढ़ता चला गया, वो दुर्दांत होता चला गया, बड़ी बड़ी साजिशों को उसने अंजाम दिया, लेकिन अब वो सरेंडर कर चुका है और उसके सरेंडर को एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, वैचारिक तौर पर भी और जो नक्सलियों के अभियान चलते थे उनके लिहाज से भी। और उसके सरेंडर को नक्सलवाद के ताबूत में आखिरी कील के तौर पर देखा जा रहा है। अब जरा देवजी के बारे में कुछ और जानकारियां हम आपको देते हैं ताकि आप जान सकें कि देवजी था कौन, क्यों उसके सरेंडर को इतना बड़ा माना जा रहा है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताता हूं, शुरुआत करता हूं। सबसे पहले तो यह जान लीजिए, आप केवल देवजी के नाम से जानते हैं, पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है थिप्परी तिरुपति। देवजी का पूरा नाम थिप्परी तिरुपति है। संगठन में ये देवजी के नाम से ही जाना जाता था। जैसे होता है ना कि बहुत सारे लोगों के शॉर्ट नेम रख देते हैं और देवजी के नाम से इसकी भी पहचान बन गई। पुलिस के रिकॉर्ड में भी देवजी हो गया, लेकिन जब पुलिस किसी का रिकॉर्ड बनाती है तो एक एक डिटेल उसकी सामने रखती है। बताया जाता है कि देवजी का जन्म तेलंगाना के करीमनगर में हुआ था। पढ़ाई के दौरान कट्टरपंथी छात्र संघ आरएसयू से ये जुड़ा। 1983 में सीपीआई एमएल में ये शामिल हुआ। ऐसा भी दावा किया जाता है कि बसवा राजू के एनकाउंटर के बाद देवजी को ही नक्सल संगठन का महासचिव बनाया गया था। छत्तीसगढ़ के बस्तर और दंडकारण्य क्षेत्र में इसका काफी प्रभाव था। देवजी पर 1.5 करोड़ से ज्यादा का इनाम घोषित किया गया था। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कितना इंपॉर्टेंट, कितना की ये व्यक्ति था अपने नक्सल संगठन में, जिसकी तलाश में सुरक्षा बल लगातार घूम रहे थे, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही थी। आखिरकार कामयाबी मिल गई, उसने सरेंडर कर दिया। देवजी को सबसे खतरनाक नक्सलियों में से एक माना जाता है, क्योंकि ये कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड था। तो ये भी जानकारी आपको दे देते हैं कि वो कौन कौन से हमले थे जिनके पीछे
देवजी का हाथ और दिमाग होने का दावा किया जाता है। 6 अप्रैल 2010 ये तारीख ऐसी तारीख है जिसने इस तारीख पर जब हमारे जवानों को निशाना बनाया गया, दिल दहल गया था। छत्तीसगढ़ के ताड़ मेटला में जवानों पर हमला हुआ और इस हमले में सुरक्षा बलों के 76 जवान शहीद हो गए थे। इतनी बड़ी संख्या में जवान शहीद हुए, पूरा देश हिल गया था। 15 मार्च 2007 बीजापुर के रानी बोदला के सुरक्षा बलों के कैंप पर नक्सलियों ने हमला बोल दिया। इस हमले में सुरक्षा बलों के 55 जवान शहीद हुए और इसके पीछे भी देवजी का दिमाग। देवजी पर बस्तर में अलग अलग हमलों में 131 से ज्यादा जवानों की हत्या में शामिल होने का आरोप है। तो जितने नक्सली एक्शन, हथियारबंद एक्शन होते थे, उनमें ज्यादातर में माना जाता है कि देवजी का दिमाग काम करता था, उनका मास्टरमाइंड यही होता था और जो हथियारबंद नक्सली थे इसकी प्लानिंग के मुताबिक उन्हें एग्जीक्यूट करते थे। देवजी के सरेंडर को नक्सल संगठन पर सबसे बड़ा आघात माना जा रहा है, वज्रपात माना जा रहा है। लेकिन अभी भी कुछ बड़े नक्सली हैं जिन पर अगले 35 दिनों में एक्शन करने की प्लानिंग है। आपको बता दें कि जो सुरक्षा बलों ने लगातार अभियान चलाया है, उसके बदौलत आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि नक्सलवाद के खात्मे की बात हो रही है। डेडलाइन तय है 31 मार्च 2026, चंद दिन बचे हैं उसके अंदर। तो कौन कौन से वो नक्सली हैं आपको बता देते हैं जिन पर अब नजर टिकी हुई है कि या तो ये सरेंडर कर दें या फिर सुरक्षा बल अपना काम कर ही देंगे। सबसे पहला नाम इस फहरिस्त में है गणपति का। संगठन का बड़ा प्लानर इसे माना जाता है। मिशिर बेसरा ईआरसी का प्लानर, पापाराव बड़ा नक्सल कमांडर ये भी है। तो 3 मुख्य चेहरे अभी भी बचे हुए हैं। कहां हैं, किन हालात में हैं, कैसी इनकी स्थिति है, सेहत कैसी है, क्या ये कुछ प्लान कर रहे हैं, अभी इसके बारे में मालूमात पूरी तरह सामने नहीं है। लेकिन जल्द ही ये माना जा रहा है कि या तो ये सरेंडर करेंगे या फिर सुरक्षा बल अपना काम करेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं वो कौन से टॉप नक्सली कमांडर हैं जो पिछले साल मारे गए थे। पिछले साल मतलब 2025 में। और इनमें सबसे पहला नाम हम जो आपको बताने जा रहे हैं और जो सबसे बड़ा नाम भी है वो है माडवी हिडमा। मां तक ने अपील की थी, हिडमा की मां तक ने अपील की थी कि बेटा सरेंडर कर दो, नहीं किया। वो नक्सली जिसे बस्तर का सबसे खूंखार नक्सली माना जाता था, एनकाउंटर के कुछ दिन पहले ही हिडमा को सेंट्रल कमेटी का सदस्य बनाया गया था। उसने मां की अपील को भी ठुकरा दिया, अंजाम सबके सामने। दूसरा नाम है इसमें बसवा राजू का, नक्सली संगठन का महासचिव जिसे संगठन की रीढ़ माना जाता था। बसवा राजू के एनकाउंटर के बाद देवजी को ही संगठन ने महासचिव बनाया था। और इस फहरिस्त में आता है तीसरा नाम जयराम उर्फ चलपति। चलपति नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का सदस्य था। चौथा नाम है नक्सली सुधाकर का, यह नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का सदस्य था। इस पर कई बड़े नक्सली हमलों में शामिल होने का आरोप था। पांचवा नाम किसका? भास्कर राव। यह छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के मोस्ट वांटेड नक्सलियों में से एक था और नक्सलियों की आदत रही है, जो नक्सलवाद का पहले एरिया था, दायरा था, वो बहुत बड़ा था। इस राज्य से उस राज्य में, उस राज्य से इस राज्य में कूदफान करते रहते थे। लेकिन जब इनके खिलाफ अभियान शुरू हुआ तो फिर ये निपटने शुरू हो गए। छठा नाम इस फहरिस्त में आता है नक्सली रेणुका का। रेणुका दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी की सदस्य थी। रेणुका 5 राज्यों में वांटेड नक्सली थी और वो नक्सलियों की पत्रिका की संपादक भी थी। ये लड़ाई केवल हथियार से नहीं लड़ते थे, इनको कवर फायरिंग देने वाले भी बहुत थे और विचार से भी लड़ते थे। पत्रिकाओं में लेख भी छपते थे, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने की, उनको झांसे में लेने की कोशिश करते थे इसके जरिए। और 7वां नाम है नक्सली गर्जला रवि का। गर्जला ज्यादातर छत्तीसगढ़ में ही एक्टिव था। वैसे तो गर्जला के सिर पर कई सारे आरोप थे, लेकिन सबसे बड़ा आरोप 10 फरवरी 2012 को बीएसएफ की टीम पर हमले का था। तो आपने देखा उन तमाम नक्सलियों के बड़े चेहरों को जो निपटा दिए गए पिछले साल। और पिछले साल जो अभियान हुआ नक्सलियों के खिलाफ, वैसे तो लगातार ये अभियान चल रहा था, लेकिन पिछले साल इसमें बड़ी कामयाबियां मिलती चली गई और आज नक्सलवाद उस मुहाने पर खड़ा है कि अपने अंत का इंतजार कर रहा है। अब कई लोग सवाल करते हैं कि तय डेडलाइन तक नक्सलवाद का खात्मा होगा या नहीं। तो इसको जरा समझने के लिए कुछ आंकड़े आपको जानने पड़ेंगे, उसके बाद आपको इन आंकड़ों में ही जवाब मिल जाएगा। तो चलिए बताते हैं। पहले बात नक्सली हिंसा की करते हैं। इसके हिसाब से आप अंदाजा लगाएंगे कि नक्सलवाद कैसे सिकुड़ता जा रहा है और क्यों कहा जा रहा है कि 31 मार्च 2026 से पहले या 31 मार्च 2026 तक
नक्सलवाद का देश से समूल नाश हो जाएगा। तो साल 2004 से 2014 तक देश भर में नक्सली हिंसा के 16,463 मामले सामने आए। 2014 से 2024 तक के अगर आंकड़े देखें तो ये आंकड़े घट गए हैं, आधे हो गए। ये घटकर 7,744 हो गए, यानी 10 साल में नक्सली हिंसा में आधे से ज्यादा का फर्क आया, गिरावट आई। 53% की गिरावट थी। जवानों की शहादत की बात कर लेते हैं तो 2004 से 2014 तक 1,851 जवानों की शहादत हुई। 2004 से 14 तक का दौर वो था जब ऐसा लग रहा था कि नक्सली अपने मन मुताबिक साजिशों को अंजाम दे रहे हैं। फिर आता है अगले 10 साल का वक्फा और यह है 2014 से 2024 तक का। 509 बहादुर जवानों का यहां पर शहादत हुई। 73% की गिरावट यहां पर भी आई। नक्सली हिंसा में आम लोगों की मौत की बात करें तो 2004 से 2014 तक 4,766 आम लोगों ने नक्सली हिंसा में जान गंवाई। 2014 से 24 तक एक बार फिर से बड़ी गिरावट, 1,495 लोगों ने नक्सली हिंसा में जान गंवाई, यानी कि 70% की गिरावट आई है। तो इन आंकड़ों के जरिए आप सोच सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं बखूबी कि क्यों कहा जा रहा है 31 मार्च 2026 नक्सलियों के खात्मे की तारीख है और उससे पहले ही यह लक्ष्य हासिल हो सकता है। तो 2004 से 24 तक के आंकड़े तो आपने देख लिए। अब आपको साल 2025 के आंकड़े बताते हैं, केवल एक साल के 2025 एक साल, ये पूरा एक साल, 2025 का जो एक साल है वो बीते 20 सालों पर भारी है। अगर हम नक्सलवाद के खिलाफ जो हमारे अभियान है उनकी सफलता को देखें तो चलिए ग्राफिक्स को दिखाना शुरू करते हैं। साल 2025 में सुरक्षा बलों नक्सलियों के बीच 99 मुठभेड़ हुई। इन मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 256 नक्सलियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने 884 नक्सलियों के गिरफ्तार करने में भी सफलता हासिल की। तो वहीं सुरक्षा बलों के खौफ से 1,562 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया, यानी कि जो उनका पूरी की पूरी फौज थी वो एक तरीके से तितर बितर हो गई, टूट गई, या तो समर्पण किया या मारे गए। तो ये पूरा लेखा जोखा आपके सामने है। नक्सली संगठन की सबसे बड़ी यूनिट है उनकी सेंट्रल कमेटी, और हमारे जांबाज सुरक्षा बलों ने 2 सालों में नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी के आधे सदस्यों को ढेर कर दिया। सेंट्रल कमेटी को आप ऐसे समझिए कि ये एक प्रकार से इस पूरे नक्सलों का जो संगठन है उसका एक दिमाग है जो काम कर रहा है, और वो दिमाग नीचे तक संदेश देता है, उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। लेकिन यहां भी सुरक्षा बलों ने बड़ी कामयाबी हासिल की। साल 2024 में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी के एक सदस्य को ढेर किया था। लेकिन अब आ जाइए साल 2025, जो कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सफलता का सबसे बड़ा साल रहा। 2025 में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी के 5 सदस्यों को मार गिराया, यानी कि दिमाग में छेद कर दिया एक तरीके से। और फिर उसके बाद तो नक्सलियों का लड़खड़ाना तय ही था, जो इस समय लड़खड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस समय देवजी के सरेंडर के बाद तो ये माना ही जा रहा है कि और भी नक्सली होंगे जो अब सरेंडर करना चाहते होंगे।